मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी किस्सा-ए-गालिब पार्ट 3। इस कहानी में अब तक आपने सुना, गालिब अपने वजीफे के लिए दिल्ली से कलकत्ता के सफर पर निकले हैं। इस दौरान वो कुछ अंग्रेज अफसरों को नाराज भी कर देते हैं। उधर दिल्ली में नवाब जान, जो उनसे प्यार करती हैं, गालिब को याद कर रही हैं। क्या मोड़ लेगी ये कहानी? जानने के लिए सुनते हैं कहानी का तीसरा हिस्सा, किस्सा-ए-गालिब पार्ट 3। किसी को किसी से मोहब्बत हो जाए ये तो आम बात है। करोड़ों की इस भीड़ में किसी का किसी से दिल लग जाए, इसमें हैरानी नहीं है। लेकिन कभी कभार दो लोगों के बीच की मोहब्बत हद को पार कर जाती है, और जब मोहब्बत अपने आखिरी मुकाम पर पहुंचती है तो उसको इश्क कहते हैं। वही इश्क जो नवाब जान को गालिब से हो गया था। पुरानी दिल्ली की एक गली के नुक्कड़ पर बनी वो पुरानी सी इमारत, जिसे नवाब जान का कोठा कहते थे, अब सूना सूना सा रहने लगा था। महफिलें तो अब भी लगती थीं, लेकिन उन महफिलों में अब वो बात कहां थी जो पहले कभी होती थी। शहर के बड़े बड़े रईस अब भी शाम ढलते वहां आते थे, लेकिन उनके हाथ अब सिर्फ मायूसी लगती थी। न तो अब नवाब जान पहले की तरह सजती संवरती थीं, और न ही पहले की तरह गा पाती थीं। शायद कुछ बीमार भी रहने लगी थीं। कथक करते करते अचानक ठहर जाती थीं, जैसे भूल गई हों कि अब कैसे करना है। उस शाम भी ऐसा ही हुआ। नवाब जान के कोठे पर इंदौर के नवाब सिराजुद्दीन जुल्फिकार शरीफ लाए थे। पूरे कोठे को गुलाब और सदाबहार के फूलों से सजाया गया था। दरवाजे पर चिराग रोशन किए गए थे। जुल्फिकार के साथ उनके कई नौकर चाकर भी मौजूद थे। नवाब जान अपने कमरे के आईने के सामने उदास बैठी, सामने दिखते अपने अक्स को ताक रही थीं। बाहर महफिल सज चुकी थी और सबको नवाब जान का इंतजार था। फानूस रोशन कर दिए गए थे। तबले की थाप दोबारा जांची जा रही थी। पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया था, और एक सफेद चांदनी पर सुनहरी तकिया पर टिककर सिराजुद्दीन जुल्फी हाथ में फूलों को लपेटे, दूसरे हाथ में जाम लिए नवाब जान का इंतजार कर रहे थे। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। नवाब जान की सबसे वफादार खिदमतगार जुलेखा नवाब जान के कमरे में दाखिल होते हुए बोली। फिर उनके चेहरे को देखा और माथा छू कर कहा, आपा, आप तो बीमार लग रही हैं। अरे आपको तो बुखार भी है। नवाब जान ने उसकी बात पर ध्यान न देते हुए कहा, मिर्जा का कोई खत? उसने ठंडी सांस ली। नहीं आपा, कोई खत नहीं, लेकिन आप अपना ख्याल रखिए ना। फिर नवाब जान के बालों की लटें और दुपट्टे को ठीक करते हुए बड़बड़ाई, खुद तो चले गए और हमारी आपा को बीमार करके छोड़ दिया। आग लगे ऐसी शायरी पे। नवाब जान आहिस्ता से मुस्कुराई और फिर खांसते हुए कहा, दवात का इंतजाम कर देना। आज मिर्जा को एक और खत लिखूंगी। वो उनके बाल बनाते बनाते अचानक ठहर गई। एक और खत? अरे लेकिन पिछले खत का तो जवाब आया नहीं ना अब तक। खत उन तक पहुंच ही कहां पा रहे हैं? बिना पिछले खत का जवाब मिले नया खत क्यों लिखना? नवाब जान ने सामने आईने में अपना चेहरा देखा, आहिस्ता से मुस्कुराई और गालिब का ही एक शेर पढ़ने लगी। कासिद के आते आते खत का और लिख रखूं। मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। गालिब के गम में नवाब जान ने अपने आप को तकरीबन बर्बाद कर लिया था। मिर्जा के जाते वक्त उनको अंदाजा नहीं था कि ये दूरी उनको इतनी परेशान करेगी। कुछ देर बाद महफिल शुरू हुई। नवाब जान महफिल में पहुंची तो आदाब आदाब की आवाजें गूंजने लगी। शमाएं रोशन हो गईं। उन्होंने सबको इशारे से सलाम का जवाब दिया। इस बीच नवाब साहब ने गौर किया कि नवाब जान की आंखों में आंसू थे। उन्होंने साथ बैठे कोठे के एक इंतजामकार से पूछा, क्या मामला है?
नवाब जान की आंखों में आंसू। कोई तकलीफ है क्या? कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही नवाब जान ने गाना शुरू कर दिया। वो मिर्जा की ही गजल थी। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों। लड़खड़ाते और डगमगाते कदमों से कत्थक करती हुई नवाब जान के हर लफ्ज में दर्द था, जो उतनी ही साफ तौर पे दिख रहा था जितना ये कि वो अपने एक पैर में घुंघरू बांधना ही भूल गई थी। जुलेखा और बाकी के खादिम उन्हें हैरानी से देख रहे थे और नवाब जान दिल में गालिब की यादें लिए तवाफ कर रही थीं। उस वक्त उन्हें न लय का ख्याल था न ताल का, सिर्फ एक ही नाम उनके लिए लय भी था और ताल भी, और वो नाम था मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। उधर दूसरी तरफ गालिब भी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। उनके सफर की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही थीं। इस वक्त वो मुर्शिदाबाद से थोड़ा आगे थे और कलकत्ता पहुंचने वाले थे। मन में पिछले दिनों की तमाम कड़वाहटें और सीने में तमाम दर्द लिए वो कश्ती पे सवार थे जो चमचमाते हुए पानी पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ों के करीबी लोगों जैसे शेख इम्तियाज़ को नाराज़ करने के बाद वजीफे की कोशिशें और मुश्किल हो गई थीं। संस्कृत और उर्दू को मजहब के हिसाब से पढ़ाए जाने की मुखालफत करने का सबब यह हुआ कि बनारस वाले मुशायरे में उनको नहीं बुलाया गया। शायद गालिब कुछ दिन बनारस में और रुक जाते, लेकिन इस तजुर्बे के बाद वो फौरन वहां से निकल गए। दर्द और मुश्किलों का एक पहाड़ जो उन पर टूट पड़ा था। गुलाम मोहम्मद जिनके घर पर वो बनारस में ठहरे हुए थे, वो बनारस से जाते वक्त उनको विदा करने आए थे। उन्होंने मिर्जा से पूछा भी, अब तो और मुश्किल हो गई है। अंग्रेज और उनके आगे पीछे फिरने वाले कुछ हिंदुस्तानी बहुत नाराज हैं आपसे। अब क्या करेंगे आप? मिर्जा ने एक बार सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और कहा, रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराएं क्या। इन तमाम दुश्वारियों और रंजिशों के बीच कुछ दिनों के सफर के बाद मिर्जा कलकत्ता पहुंच ही गए। शहर के मौसम में उस वक्त उमस थी। मिर्जा को वहां की जबान बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि हिंदी के लफ्ज जब बंगाली जबान से निकलते हैं तो उनमें रस सा घुल जाता है। खैर, मिर्जा को अब कलकत्ता में रहने वाले अंग्रेज अफसर चार्ल्स मेटकाफ से मिलना था। यही वो आखिरी उम्मीद थी जो उनके वजीफे का काम कर सकती थी, लेकिन उनसे मुलाकात का वक्त मुकर्रर नहीं हो पा रहा था। कलकत्ता के अपने दोस्तों अजीज़ों को गालिब ने जो ख़त लिखे उन्हें पढ़ें तो पता चलता है कि गालिब कलकत्ता के शिमला बाज़ार इलाके में मकान नंबर 133 में ठहरे थे। ये एक 2 मंजिला इमारत थी जिसके बाहर अंग्रेजी में लिखा था बैटन रॉ हवेली। हालांकि मौजूदा वक्त में शिमला बाज़ार कलकत्ते के नक्शे में मौजूद नहीं है। आज से कुछ 70 साल पहले इलाके का नाम और नक्शा पूरी तरह बदल दिया गया। अब वहां ऊंचे ऊंचे मॉल हैं। खैर, कहानी पे लौटते हैं। गालिब जिस काम के लिए दिल्ली से चलकर कलकत्ता आए थे, यानी अंग्रेज अफसर से मुलाकात के लिए, उस मुलाकात को होने में 3.5 महीने लग गए। वो अगस्त नवंबर के बीच का कोई वक्त था जब कलकत्ता में हल्की सर्दी पड़ने लगी थी।
वहीं रहने वाले उनके एक दोस्त वली अहमद ने उनको चार्ल्स मेटकाफ से मुलाकात का वक्त दिला दिया। चार्ल्स मेटकाफ के दफ्तर से ये सख्त ताकीद की गई कि मिर्ज़ा जब उनसे मिले तो झुक के आदाब करें। तो इस तरह जुमेरात का वो दिन भी आ गया जब मिर्ज़ा को अंग्रेज़ अफसर चार्ल्स मेटकाफ से मिलना था। गालिब को दिल्ली से निकले 10 महीने हो चुके थे और अब जाकर वो मौका हाथ आया था जो उनका काम कर सकता था। मिर्ज़ा और उनके दोस्त वली अहमद चार्ल्स मेटकाफ से मुलाकात के लिए उनके दफ्तर पहुंच गए। दोनों उस बड़े से कमरे में बैठे थे जिसकी छत काफ़ी ऊंची थी। चारों तरफ अलमारियों पर पुराने कागज़ और फाइलों के ढेर थे। सामने एक मेज़ थी जिसके ठीक पीछे हिंदुस्तान का नक्शा लगा था और उस पर लिखा था ब्रिटिश इंडिया। कुछ देर बाद सख्त जूतों की आहट हुई और खाकी वर्दी, बूट और हैट पहने एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें भूरी थीं और वो हाव भाव से काफ़ी फुर्तीला था। दरवाजे पर लटके पर्दे को हटाकर वो कमरे में दाखिल हुआ तो वली अहमद ने झुककर सलाम किया, लेकिन गालिब ने सिर्फ सर हिलाकर इशारे से आदाब कहा। योर हाइनेस, ही इज़ गालिब, ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली जस्ट टू मीट यू। वली अहमद ने मिर्ज़ा की तरफ इशारा करते हुए उस अंग्रेज़ अफसर से कहा तो वो बोला, ओह सो ही इज़ द वन हु टॉक्स अबाउट हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड। अंग्रेज़ अफसर वली से पूछ रहा था कि क्या यही वो गालिब हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते रहते हैं। मिर्ज़ा उनकी बातें समझ तो नहीं पा रहे थे, लेकिन लहजे से उनको अंदाज़ा हो गया था कि मामला क्या है। वली और चार्ल्स मेटकाफ की बातें होती रहीं। मिर्ज़ा उनको सुनते रहे। फिर वली बोले, मिर्ज़ा ये कह रहे हैं कि आपकी पेंशन तो एक दिन में शुरू हो जाएगी, लेकिन आपको एक काम करना होगा इनका। क्या काम? मिर्ज़ा ने अफसर की तरफ घूरते हुए वली से पूछा तो वो बोले, अंग्रेज़ महारानी क्वीन विक्टोरिया की शान में एक कसीदा लिखना होगा। ये चाहते हैं कि उर्दू और फ़ारसी पढ़ने वाले भी महारानी की शान को समझ सकें, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं है तो ना सही, लेकिन ये हरगिज़ नहीं होगा मुझसे। मिर्ज़ा ने वली की बात को काटते हुए कहा, ये चोर जो कारोबारी बन के हमारे मुल्क में घुसे और पूरे मुल्क को पंसारी की दुकान बना दिया, मैं इनकी शान में लिखूं? अरे मैं फाका करके जी लूंगा, लेकिन अपने कलम को इन गोरों के कदमों में नहीं रखूंगा। चलता हूं। मिर्ज़ा फुर्ती से उठे और पर्दा हटाकर तेज कदमों से कमरे के बाहर निकल गए। मिर्ज़ा गालिब ये जान गए थे कि अब अंग्रेजी सरकार उनके खिलाफ हो गई है। मुगलिया सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफर भी अगर अंग्रेजों से सिफारिश करेंगे तब भी उनकी पेंशन दोबारा शुरू नहीं होगी। बात अब बहुत बिगड़ चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे। वली अहमद की मदद से उन्होंने सफर का बंदोबस्त किया और 2 दिन बाद ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल में बेपनाह दर्द और तकलीफों का समंदर लिए मिर्ज़ा नाकाम होकर लौट रहे थे, लेकिन इस घुप अंधेरे में नवाब जान की याद रोशनी की एक किरण की तरह उनके जहन को रोशन कर रही थी। वो नहीं जानते थे कि जिंदगी अपनी एक मुट्ठी में नई मुस्कुराहटें और दूसरी में नए आंसू लिए दिल्ली में उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी किस्सा-ए गालिब पार्ट 3। दिल्ली पहुंचकर गालिब को क्या खबर मिलने वाली थी? क्या उनकी अजियतों का सफर यहीं तक था? नवाब जान की उस दुआ का क्या हुआ जो उसने अपने पीर मुर्शिद की मजार पर मांगी थी? जानने के लिए सुनिएगा कहानी का चौथा और आखिरी हिस्सा किस्सा-ए गालिब पार्ट 4।